हेलो बच्चों, जेई 2025 के जनवरी अटैम्प्ट का जो एग्जामिनेशन है आपका, या तो वो तो हो चुका होगा या जस्ट होने वाला होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बचा हुआ टाइम है जेई मेंस का जो सेकंड अटैम्प्ट है अप्रैल में, और जो एडवांस का जो एग्जामिनेशन आएगा मई में, और ये वाला जो टाइम है उसको इंटेलिजेंटली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ आपका पेपर अच्छा हुआ हो या मॉडरेट हुआ हो या ख़राब हुआ हो, सभी के लिए पास्ट को भूल के आगे हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है तो उसके ऊपर हमें और सॉलिड प्रिपरेशन बिल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमें हेड स्टार्ट मिला है वो आगे जगह वेस्ट हो जाए। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, उनमें मैंने बच्चों को जो गलतियां करते हुए देखा है, जिसकी वजह से एक बहुत डिजर्विंग बच्चा भी अपनी हिसाब से रैंक नहीं ला पाता है, उन गलतियों को मैं यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करूँगा। और इट इज़ अदर वे राउंड ऑल्सो। किसी बच्चे के, बहुत सारे बच्चे एवरी ईयर आई विल फाइंड कि उनका जनवरी का अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बट फिर भी वो जो बचा हुआ टाइम है उसको सदुपयोग करके बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं फाइनली। तो अगर आपका किसी भी रीज़न से पेपर अच्छा नहीं गया है, आशा के अनुरूप नहीं गया है, तो हिम्मत ना हारें। बचे हुए टाइम को अगर आप मेहनत से और डिसिप्लिन वे में अगर आप यूज़ करेंगे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डूज एंड डोंट्स में, ट्राई टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस रादर देन सेलेक्टेड चैप्टर्स। अगर आपका प्रिपरेशन अभी तक अच्छा नहीं था या फिर कुछ चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस था और बाकी में नहीं था तो अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। अब ये गलती ना करें कि हम सेलेक्टेड चैप्टर करके जाएं, बल्कि हमें पूरा सिलेबस करना चाहिए। बिकॉज ईजी क्वेश्चंस यू नेवर नोगे किस चैप्टर से आ जाएगा। और अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड कि हर चैप्टर्स में ईजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आपकी शिफ्ट में किस चैप्टर से ईजी क्वेश्चन आएगा ये आपको नहीं पता है। तो इसलिए रादर देन कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने की बजाय हम सारे चैप्टर को अगर एवरेज करके जाएं तो हमारे मार्क्स का स्पेंड बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये हम जेई में जो इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन है उनके कैटेगराइजेशन से भी देख सकते हैं। और जो हमें इजी पोर्शन में जहाँ पे स्कोर करना होता है वो बहुत ही कम टाइम लेता है प्रिपरेशन करने के लिए। जो टफ वाला पोर्शन होता है उसमें रिलेटिवली टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उसके आने की प्रॉबिलिटी भी कम ही होती है। क्योंकि मेंस के पेपर में आई विल से कि इवन इफ लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का टफ पेपर है, फिर भी उसमें 40-50% जो क्वेश्चन है वो ईजिली आपको प्रोसीजरल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो लगभग हर बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो छांट के कर दिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट इज, इफ वन सब्जेक्ट इज वेरी वीक देन गिव मैक्सिमम टाइम टू इट एंड इंक्रीज एक्सपोजर बाय सॉल्ड एग्जाम्पल। अगर मान लिया आपके दो सब्जेक्ट अच्छे हैं और एक सब्जेक्ट वीक है, यूजली बच्चों का मैथमेटिक्स काफ़ी वीक रहता है, तो अब से लेके जेई मेंस तक का और फिर उसके आगे एडवांस तक का जो टाइम है, अब से लेके जेई मेंस तक का अगर आप 12 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैथ को आप 8 घंटे दो, और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है तो उसको 2-2 घंटे दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। मैथमेटिक्स में वी शुड ट्राई टू मेक मैक्सिमम गेन। और अगर उसमें आप ज़्यादा, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो वहीं पे आपके मार्क्स बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। जो चैप्टर आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, जो सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 70-80% स्कोर कर रहे हैं, उसमें 10-10% का स्कोर इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगा। विजा अगर उतना एफर्ट हम वीक सब्जेक्ट में लगा दें तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना ही है डेफिनेटली, खुद प्रैक्टिस करके एक कॉन्फिडेंस भी लेके आना है। बट साथ के साथ आई विल से कि हमें एक्सपोजर बढ़ाने के लिए सॉल्ड एग्जाम्पल का सहारा लेना चाहिए। अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं और मान लिया हमने 2-3 घंटे लेक्चर देखने में लगाए, 1-2 घंटे अपनी प्रैक्टिस करने में लगाए, तो डेली 1 से 2 घंटे हम जरूर सॉल्ड एग्जाम्पल पढ़ें, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है कि किस किस तरह की मैनिपुलेशंस होती हैं। हमारा एक्सपोजर बढ़ता है तो जो नया क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उसको क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके लिए टीम कॉम्पिटिशन के पास एक PYQ एक्सप्रेस नाम का एक बैच है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चनों का एक्सपोजर ले सकते हैं। PYQ जो पिछले आए हुए हैं लगभग हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन के आसपास हैं। जो बच्चा अपनी पूरी प्रिपरेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन करता है, उतना केवल आप PYQ एक्सप्रेस से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उतना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यू कैन चेक आउट दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड पॉइंट इज, बी रियलिस्टिक एंड डू नॉट गेट इमोशनल फॉर एडवांस प्रिपरेशन इफ योर जेई मेन स्कोर इज लेस देन 130। अब कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि जेई मेंस का जो स्कोर है वो 130 से कम है, बट वो बाकी बच्चों को देख के या फिर उनको लगेगा कि यार एडवांस के लिए अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका 130 स्कोर से कम है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आपको मेंस पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे समझो कि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है। अभी से लेके मेंस तक के बीच में जो टाइम है उसमें अगर हमने एडवांस की भी प्रिपरेशन की और मेंस की भी प्रिपरेशन की तो डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन में से ही टाइम कट करके हम एडवांस में डालेंगे। और अगर हमारा मेंस 2 जो है वो भी खराब हो गया तो जो एडवांस की प्रिपरेशन है वो बेकार चली गई हमारी, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। अगर हम मेंस में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें तो बेसिकली थ्योरी तो लगभग सेम ही रहती है,
तो उसके बाद अगर हमने मेंस की प्रिपरेशन किया, वो हमारी सॉलिड प्रिपरेशन हो गई, तो जेई मेंस के बाद का जो टाइम है जो एडवांस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है, वो 1-1.5 महीना आपको मिलेगा, क्योंकि थ्योरी तो लगभग सेम ही है। एडवांस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और मेंस में अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो एडवांस के क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बी रियलिस्टिक, हाँ। और इसके लिए अगर आपको मान लिया जेई की जो मेंस की प्रिपरेशन वो बिल्कुल हैज़ार्ड है, तो एक सिस्टमैटिक वे में करने के लिए यू कैन फॉलो आवर CQ बैच, जो हमारा 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसको अगर एक बार आप करोगे तो आप जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में आराम से 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। जो भी आपकी अभी तक की गलतियां हैं कि हमने प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं की, खुद से कुछ प्लान नहीं हो पाता, तो उन सब चीज़ों को साइड में रखे अगर आप सामने देखते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो CQ कुड बी ए वेरी गुड टूल कि आप इससे पूरा कोर्स एक बार फिनिश करके यू विल गेन ए ट्रिमेंडस एक्सपोजर एज वेल एज कॉन्फिडेंस फॉर योर जेई प्रिपरेशन। और एक बार अगर आपके मार्क्स मान लिया 150 160 प्लस आने लगे, देन यू कैन शेल आउट सम टाइम फॉर एडवांस प्रिपरेशन। ये 15 दिन बाद भी हो सकता है, ये 20 दिन बाद भी हो सकता है, तब आप जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन साथ में चला सकते हैं, बट नॉट बिफोर गेटिंग 160 170 प्लस मार्क्स। Next is do not lose touch with in a strong subject and do not take physics and chemistry lightly for JEE main April। मतलब यूजुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर अभी तक इजी आ रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि अप्रैल में भी इजी आएगा, और हम उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसको निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, इससे भी हमें टच में रहना चाहिए। तो बिल्कुल छोड़ने की बजाय हमें थोड़ा बहुत टाइम तो जरूर देना चाहिए जहाँ पे हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमारा टच लूज ना हो। इवन इफ यू नो द थिंग्स, अगर आप उसको प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो उसमें रिकॉल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, जिससे वहां पे भी मार्क्स गिर सकते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट पोस्टपोन प्रैक्टिस टेस्ट फॉर लेटर स्टेज। मतलब ऐसा कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अभी तो मान लिया मैं पहले सिलेबस पूरा 100% ढंग से कर लेता हूँ, उसमें मेरा मे बी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मार्च के लास्ट तक हो जाएगा, मार्च 20 तक हो जाएगा, उसके बाद मैं एक साथ प्रैक्टिस दूंगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है, और उस लर्निंग को हम एक दिन में नहीं सीख सकते, 4 दिन में नहीं सीख सकते, उसके लिए भी हमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो अगर आपका सिलेबस 50-60% का मार्क क्रॉस कर चुका है तो अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल लास्ट के लिए टेस्ट मत दो, वरना बहुत ज़्यादा पैनिक होगा और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। दूसरा ये भी कि बहुत सारे बच्चे जैसे बिट सेट हो गया या फिर WBJE हो गया, MSCT हो गया, ऐसे अलग अलग उसकी भी तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की। तो बिकॉज आपकी जेई की प्रिपरेशन भी चल रही होगी और इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस में, तो वो सबको एक प्रॉपरली प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कब क्या चीज़ करें। जब एग्जामिनेशन आने वाला है उसके हिसाब से, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम वी आर गेटिंग टू क्लोज टू द एग्जामिनेशन और हमें टाइम ही ना मिले उसकी प्रिपरेशन करने का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं अपनी और उसको फिर फॉलो करें अकॉर्डिंग टू कि इनकी टेस्ट डेट कब है, कितना कितना एग्ज़ाम में डिफ़र कर रहा है सिलेबस। जैसे बिट सेट में थोड़ा बहुत जैसे LR आता है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस हमें कम करनी है। इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है वेल एंड गुड, अदरवाइज इन सब के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज बना रखा है जिसके अंदर MSCT हो गया, WBJE हो गया, बिट सेट हो गया, उसके बहुत सारे टेस्ट हैं अलॉन्ग विद मेंस के टेस्ट को इसके अंदर इंटीग्रेट करके, ताकि बच्चे के ऊपर उसको बस उसके ऊपर ये बर्डन ना आए कि कौन सा टेस्ट मैं कब दूं, बस उसको ये फॉलो करना है, जब भी टेस्ट आए दे दो, तो अपने आप प्लानिंग अच्छी हो जाएगी एंड टाइम का जो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी से लेके जब तक जेईई एडवांस का पेपर नहीं हो जाता और उसके बाद कुछ बिट सेट के भी पेपर नहीं हो जाते, ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एंड एवरी आवर मैटर्स। तो इसलिए आपकी जो प्लानिंग है टाइम की वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लीक होकर आपकी जो भी पोटेंशियल रैंक होगी उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम मैनी सोर्सेज साइमल्टेनियसली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जनवरी का अगर उनका अटैम्प्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो अब बोलेंगे कि अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ, जो भी मैंने गलती की है वो अब नहीं करूँगा, और वो साइमल्टेनियसली कई जगह से प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। PYQ भी चालू कर दिया, ये एक्सरसाइज भी कर लिए, फिर वो बुक ले आए, उस बुक से भी करना चालू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप फिर वही गलती करें जो अभी तक करते हुए चले आए हैं। चीज़ों को पैरेलल में चलाने की बजाय सीरीज में ऐड करें। अगर मेरे पास 3 सोर्सेज हैं, मान लिया PYQ हो गया, एक जेईई मेंस का, जैसे अगर मान लिया कॉम्पिटिशन की बात करें तो एक्सरसाइज 1 में जेईई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, फिर DPPs भी होती हैं जो मेंस में मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं ताकि उसे बच्चा प्रैक्टिस करता रहे। तो ये तीनों एक साथ नहीं खोलना है, पहले एक चीज़ उठाओ उसको पूरा फिनिश करो पहली साइकिल, फिर दूसरी चीज़ उठाओ उसकी साइकिल फिनिश करो। तो उससे क्या होगा कि साइमल्टेनियसली पूरे सिलेबस का एक रिवीजन भी होता रहेगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट।
अगर आप 3-4 चीज़ें एक साथ चलाने की कोशिश करोगे तो कुछ ही चैप्टर हो पाएंगे एक महीने के अंदर भी, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेंस का एग्जामिनेशन अभी जनवरी में दिया है तो फुल सिलेबस टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वापस वही साइकिल होगी कि बिल्कुल अप्रैल के पास जाके आपका सिलेबस खत्म हो रहा है और वहाँ पे फिर आप टेस्ट देने की कोशिश करोगे तो यू वॉन्ट गेन कॉन्फिडेंस। एंड अप्रैल का अटेम्प्ट डेफिनेटली विल बी मोर कॉम्पिटिटिव दैन जनवरी का अटेम्प्ट। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस फ्रॉम रेलिवेंट ग्रेडेड मटेरियल फॉर विच सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। बिकॉज देखो थ्योरी जानना इज ए वेरी गुड थिंग, ऑफकोर्स वो हमें आनी चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। बट प्रैक्टिस जो मटेरियल है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रॉपर्ली ग्रेडेड मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना क्या चाहिए हैफेजर्ड वे में आपके क्वेश्चंस पड़े हुए जैसा यूजली बुक्स में होता है। इसलिए आई नेवर प्रेफर बुक्स। बुक्स तो उसके लिए है जिसने मान लें जेईई मेंस का एग्जाम दिया, उसके ऑलरेडी 200 मार्क्स क्रॉस हो गए, अब उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे बच्चों के लिए बुक कैन बी यूज्ड बिकॉज वहाँ पे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए ही वुड बी एबल टू हैंडल। दो वो भी उसके लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट जिसे बोलते हैं लो लेवल के क्वेश्चन को पढ़ने में जा रहा होगा। इवन इफ वो ऐसे ही छोड़ता चला जाए लो लेवल के क्वेश्चन के, ये तो मेरे को आता ही है, फिर भी पढ़ने में उसका टाइम वेस्ट हो सकता है। बट जो बच्चा प्रिपरेशन के मतलब लोअर साइड पे बैठा हुआ है उसके लिए तो बुक बहुत ही घातक चीज़ है क्योंकि उसका कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रॉपरली ग्रेडेड मटेरियल होना चाहिए। प्लस फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको कहीं से शीट मिल गया, उन्होंने वो करना चालू कर दिया जिसके पीछे आंसर हैं बट सोल्यूशन नहीं। अब जब उनका एक कोई क्वेश्चन अटका तो पहली बार तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसका सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, फिर वो नेट पे जाके सर्च करेंगे एंड लॉट्स ऑफ टाइम विल बी किल्ड। जैसा मैंने बोला कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी अभी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जो भी मटेरियल आप करें उसके प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए ताकि एक क्वेश्चन को जो मेंस लेवल का है वो 10-12 मिनट तक तो जरूर ट्राई करें, उसके बाद ही सोल्यूशन पे जाएं, बट हमारे पास वो सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें एक बहुत ज़्यादा मेंटल शांति होगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर आपके पास अभी तक कोई ढंग का मटेरियल नहीं है तो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग आर प्रवीण फास्ट लाइन लिमिटेड एडिशन बैच। ये मतलब प्रवीण के बैच की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो इसके अंदर हैं, बस ये अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, जेईई एडवांस तक के लिए। तो इसका जो फीस है वो काफ़ी कम कर दिया गया है। और या फिर यू कैन यूज़ PYQ बुक्स, क्योंकि PYQ बुक्स में भी हमारे पास दो तरह की बुक्स हैं। एक तो हो गया है जिसमें 30 सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर बच्चे के पास टाइम कम है और वो PYQ का एक टेस्ट लेना चाहता है। एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव बुक भी है कि अगर वो PYQ से ही प्रैक्टिस करना चाहता है तो प्रेप विद PYQ, जिसमें हर चैप्टर के अंदर ऑन एंड एवरेज 100 क्वेश्चन है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। एक्सपोजर बढ़ाने के लिए अगर PYQ एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप लगभग 1 घंटे में आराम से 60-70 क्वेश्चन का आप एक्सपोजर ले सकते हो, जहाँ पे PYQ के माध्यम से लगभग 3000 क्वेश्चंस का पर सब्जेक्ट हमने सोल्यूशन मैप बताया। तो अगर किसी बच्चे ने थ्योरी पढ़ लिया है और अगर वो इनको सुनता है तो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और नए क्वेश्चन को पढ़ के उसे कॉम्प्रिहेंशन में उसे बहुत कम टाइम लगेगा, समझने में कम टाइम लगेगा एंड उसको क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन डू नॉट ट्राई टू फॉलो टॉपर्स स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली एज रिक्वायरमेंट मे बी डिफरेंट। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो टॉपर कर रहा है वो जो बुक कर रहा है मैं वही करना चालू कर देता हूँ। देखो ये बहुत घातक चीज़ है। मतलब अगर कोई बच्चा 110 120 यहाँ पे बैठा हुआ है या 100 के नीचे बैठा हुआ है तो उसे तो पहले जैसे पेपर में जो 160 170 180 या 230 मार्क्स तक स्कोर करने के लिए तो मॉडरेट क्वेश्चन तक हमें करने पड़ते हैं। जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो 250 के बाद वाले आते हैं, मतलब 250 मार्क्स स्कोर करने के बाद जो लास्ट का 50 मार्क्स है वहाँ पे टफ क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि हम उस 50 नंबर की तरफ देखें और ये 250 नंबर की तरफ देखें ना, जहाँ पे स्कोर करना बहुत ईजी है, जहाँ पे टाइम मतलब जहाँ पे मैक्सिमम प्रोसीजरल क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे थ्योरी को सीखने के लिए हमें टाइम बहुत कम डिवोट करना पड़ेगा। बिल्कुल जो लास्ट का पोर्शन है जहाँ 250 से 300 मार्क्स के बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा कि एक एक क्वेश्चन इंश्योर करने के लिए मेरे को बहुत सारे नंबर ऑफ आवर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉडल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब उनमें से शायद एक आध क्वेश्चन आ जाए या फिर एक आध क्वेश्चन उसके बेसिस पे आ जाए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि सब बच्चों को एक ही पिल दिया जाता है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हो गया फॉलो वन गुड टेस्ट सीरीज कंप्लीटली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इधर से 2 टेस्ट दे दिया, फिर उधर से 1 टेस्ट दे दिया, उसके इधर से 1 टेस्ट दे दिया, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। बिकॉज आजकल जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन है सारी जो शिफ्ट आती है उसमें अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के पेपर आते हैं, सब्जेक्ट के बीच में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं। तो उन सब का हमें टेस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम एक्चुअल पेपर में वी विल बी कंफर्टेबल। अगर आपने 2 टेस्ट दिए और फिर टेस्ट सीरीज को छोड़ दिया तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग।
बिकॉज जैसे हमने अपना जो यूटीएस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया है जिसके अंदर 20 टेस्ट है, उसके अंदर में इजी, मॉडरेट, टफ सारे तरह के क्वेश्चन डालें और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी डालें, तो जो बच्चा ये पूरे देगा उसी को फिर हर तरह के पेपर का टेस्ट पता लगेगा। वो हर तरह के पेपर में देख सकते हैं कि क्या क्या गलतियां वो इजी पेपर में करता है, क्या क्या गलतियां वो टफ पेपर में करता है, उनको रेक्टिफाई कर पाएगा। अगर वो दो दो टेस्ट अलग अलग टेस्ट सीरीज का देगा तो शायद उसको पूरा एक्सपोजर नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो इसीलिए जैसा मैंने बोला कि अगर हर तरह के टेस्ट का आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यूटीएस जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है जो हमारी 30 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसको हम जरूर सारे टेस्ट दें। ऐसा नहीं कि आधे टेस्ट दे दिए, फिर कुछ ना कुछ टाइप ऑफ टेस्ट विल बी मिस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ नॉट कॉन्फिडेंट इन बोर्ड्स देन प्रेप बोर्ड प्रिपरेशन, देन डू इट फर्स्ट देन जेई प्रिपरेशन, डू नॉट गो साइमल्टेनियसली। बट इट इज फॉर 12th स्टडिंग स्टूडेंट। मान लिया किसी बच्चे ने अभी तक जेई की प्रिपरेशन किया और वो बोर्ड की प्रिपरेशन में उसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देखो बैक ऑफ माइंड में उसके हमेशा ये डर बना रहेगा कि मेरे का बोर्ड्स भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो एक साथ दोनों प्रिपरेशन ना चलाएं। पहले आप एक बार बोर्ड की प्रिपरेशन फिनिश करके रख दें, क्योंकि अगर आपने जेई की प्रिपरेशन अभी तक की है और वो अगर बहुत एवरेज सी प्रिपरेशन है तो भी बोर्ड में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि पीसीएम तो वही है। बस जो बाकी के सब्जेक्ट है वो एक बार पहले कंप्लीट करके रख दें, मतलब 10-15 दिन लेके पहले वो वाली चीज़ फिनिश कर दें, ताकि आपके बैक ऑफ द ब्रेन से वो वाली चीज़ हट जाए और जो बचा हुआ टाइम है उसका आप अच्छी तरीके से फुल्ली यूटिलाइज कर पाएँ। अगर आप दोनों चीज़ पैरेलल चलाने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा यही डिसाइड करने में बोर्ड पढ़ूँ या ये पढ़ूँ, बोर्ड में कहीं मार्क्स ना आए, 75% भी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ये तो एक आस्पेक्ट हो गया। दूसरा आस्पेक्ट उल्टा भी है कि अगर किन्हीं बच्चों ने बोर्ड की प्रिपरेशन उनकी अच्छी चल रही है एंड उनको लगता है कि उनके आराम से 85% मार्क्स आराम से आ जाएंगे, तो फिर एक्सेसिवली हमें बोर्ड के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज अगर मान लिया मैंने 85 से 90 कर लिया तो प्रोफेशनल करियर में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट अगर हम वो टाइम इन्वेस्ट करें जेई के अंदर, तो अगर हमारी रैंक थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो उसका प्रोफेशनल करियर पे हमारा ब्रांच चेंज हो जाएगा, जेई मतलब आईआईटी बेटर मिलेगा, इस तरह का हमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ओवर टाइम भी वेस्ट ना करें उस पर और बिल्कुल निगलेक्ट भी ना करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इज प्रेप वॉज गुड बट जेई मेन्स गॉट बॉम्ब, डू नॉट टेक रैंडम डिसीजन, डिसाइड प्रिपेयर। हाँ, जैसे मैंने अभी बोला था कि ऐसे हो सकता है कुछ बच्चों का कि वो बोले कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, बस समहाउ मैं वहाँ पे जाके लड़खड़ा गया इसलिए मेरी प्रिपरेशन ख़राब हो गई। तो देखो अल्टीमेटली तो जो तुम्हारे मार्क्स जेई में आ रहे हैं वही काउंट करता है, आपके अपने मन में क्या परसेप्शन है दैट डज नॉट मैटर। तो इसलिए ऐसा ना करें कि कोई भी रैंडम डिसीजन लेके चालू कर दें। जैसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं जब बात होती है ना कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी बट उस दिन मेरा ख़राब था इसलिए मेरी रैंक नहीं आई, फिर बोलते हैं अब तो मैं एडवांस की तैयारी करना चालू कर रहा हूँ ताकि एडवांस की मैं प्रॉपरली तैयारी कर पाऊँ। तो देखो दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गुड। अगर मान लिया आपका जेई का पेपर ख़राब भी हो गया तो अभी से लेके जेई मेंस के बीच में बहुत सारे टेस्ट होंगे। जैसे अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यूटीएस के 20 टेस्ट होंगे। उन टेस्ट में जब तक आप 160-170 क्रॉस नहीं कर रहे तब तक हमें एडवांस की प्रिपरेशन की तरफ नहीं देखना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो गलतियाँ आपने पास्ट में किए हैं वही फ्यूचर में भी गलतियाँ हो जाएगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो भी हमारा डिसीजन है कि हमें इतना टाइम एडवांस में देना है, इतना मेंस में देना है, या फिर अगर बोर्ड्स है तो इतना टाइम बोर्ड्स में देना है, वो हमारा डेटा ड्रिवन होना चाहिए। वो हमारा फीलिंग ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे कर लेता हूँ। जो भी डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए कि जब कुछ कुछ क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तभी हम एडवांस की प्रिपरेशन की तरफ जाएं, अदरवाइज पहले मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस करें। तो इसलिए इट शुड बी रैशनल, यू शुड बी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इज डू नॉट प्रैक्टिस टू मच मेंस मटेरियल इफ ऑलरेडी ग्रेटर देन 180। जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिनके मेंस में ऑलरेडी 180 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं मैं तो सोच रहा था कि 240 मार्क्स आने चाहिए, मेरे तो 190 ही रह गए। और ऐसा बच्चा हो सकता है कि वो बोले कि नहीं पहले मैं मेंस ही सॉलिड करता हूँ, मतलब दिस इज अदर वे राउंड, दूसरी वाली साइकोलॉजी है ये कि पहले मैं मेंस ही अच्छा करूँगा और वो मेंस के ऊपर ही मेंस के ही टेस्ट दिए जा रहा है, मेंस के ही क्या बोलते हैं क्वेश्चन किए जा रहा है, उसी की वापस थ्योरी पढ़ रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज अगर आपने 200 के आसपास हो तो फिर जो एडवांस की प्रिपरेशन है वो आपको हेल्प करेगा मेंस में स्कोर बूस्ट करने के लिए। तो आप अच्छी तरीके से एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वो आपको मेंस में टफ क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेगा। और मेंस की प्रिपरेशन के टच में रहने के लिए आप मेंस के पेपर दे सकते हो कॉन्टिन्यूसली, उसमें अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमें, क्योंकि पेपर का जिसे बोलते हैं ना कि क्राइटेरिया अलग अलग है, पेपर अलग अलग टाइप के आते हैं, तो दोनों पे मेंस और एडवांस दोनों की प्रैक्टिस हमें अच्छी तरीके से होनी चाहिए टू परफॉर्म वेल इवन इफ यू नो द थ्योरी। अगर आपको
टेस्ट देने की आदत नहीं है, टेस्ट देने में जिसे बोलते हैं ना परफेक्शन नहीं है तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसलिए मेंस को पूरा भी नहीं छोड़ना है, बट उसको टेस्ट के थ्रू वी कैन डील अगर आपके मार्क्स 180 प्लस आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपकी एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए हमारा कैट्स बैच है जो 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और यूटीएस जो टेस्ट सीरीज़ है ऑफ कोर्स उसके थ्रू आप मेंस के टच में रह सकते हैं। तो कैट्स की थ्रू आप एडवांस की जिसे बोलते हैं रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को 25 पार्ट में डिवाइड किया है, 25 चैप्टर में डिवाइड किया है, और हर चैप्टर में हमने एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो दिया गया है, प्लस एक अच्छे क्वेश्चंस की डीपीपी दी गई है 25। अगर आप ये एक साइकिल लगाओगे तो आपकी प्रिपरेशन विल बी वेरी सॉलिड फॉर जेई एडवांस। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। योर जनवरी परसेंटाइल वॉन्ट गो अप बट अप्रैल परसेंटाइल विल गो डाउन। अभी जैसे मैंने बोला कि अभी से लेके जो भी बचा हुआ टाइम है मेंस 2 तक एंड अप्रैल तक, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। ईच एंड एवरी डे काउंट्स। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले रिजल्ट का ही वेट करने लगे कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। आपने पेपर दिया है, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। दूसरा चीज़, ऐसा भी नहीं कि हम पूरे दिन यूट्यूब पे बैठ के इधर उधर डिफरेंट साइट पे यही देखते रहें कि इतने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी। देखो, जो भी आपने परफॉर्म कर दिया है उससे आपकी परसेंटाइल फिक्स हो गई, अब वो बढ़ने वाली नहीं है। बट अगर हम ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारी अप्रैल की परसेंटाइल जो हम डिजर्व करते हैं उससे ज़रूर कम आ जाएगी, क्योंकि हमने कुछ दिन वेस्ट कर दिए। एक दिन में आराम से, जैसे जेई में तो आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, अगर हम बोलेंगे घर पे 10 क्वेश्चन भी किया, मान लिया जेई मेंस की प्रैक्टिस के लिए अगर आपने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी किया और एक दिन में हम 10 घंटे मान लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही दे रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस का लॉस हो रहा है हमें, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो 3 दिन अगर हमने लूज कर दिया तो 300 क्वेश्चन का एक्सपोजर हमारा चला गया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 300 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन भी अगर एक्चुअल एग्जाम में हमसे हो जाए तो हमारी रैंक तो हज़ारों में ऊपर चली जाएगी, ये जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है, जैसे अभी से लेके बेसिकली जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि पहला पड़ाव 1-1.5 महीने के बाद आएगा जो मतलब मेंस 2 का होगा, और फिर उसके बाद जो पड़ाव आएगा वो एडवांस का आएगा। तो जो अपनी प्रिपरेशन है वो हमारे प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से जो बची हुई प्रिपरेशन है उसको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा भी नहीं हो जाए कि हम ओवर कॉन्शियस हो जाएं और एडवांस की तैयारी अभी चालू ही ना करें, और ऐसा भी ना हो कि हमारी मेंस की तैयारी बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं गड्ढे में पड़ी हुई है, बट हम एडवांस और मेंस दोनों चालू कर दें, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए ये जो चीज़ है कि यहाँ पे लगभग हमारे पास 2 मंथ पड़ा हुआ है और उसके आगे लगभग 1-1.25 मंथ के आसपास या 1.5 मंथ के आसपास पड़ा होगा। इसमें टाइम को प्रोपोर्शनेटली जो ये टाइम है उसमें अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 12th वालों के लिए तो एक बीच में बोर्ड का और ब्लॉक आएगा, तो इन तीनों चीज़ों के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट निगलेक्ट रिवीजन। तो जैसे अगर चीज़ें हमें आती हैं, अगर हम मान लिया 1-2 महीने तक उसको टच में ना रहे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग पे जोर आता है वापस उसको उस फ्लुएंसी में लाने में, उसके क्वेश्चन फ्लुएंटली करने में। तो इसलिए जो भी आपने अभी तक सीखा है अगर वो आपको अच्छी तरीके से आता है तो उसके टच में लगातार रहें, नोट्स को लगातार पलटते रहें। और आई वुड से कि अगर आपने अभी तक एक बार प्रिपरेशन अच्छी कर ली है, नोट्स रिवीजन कर लिया, तो अब आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा। मे बी 1 दिन में, 2 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का, अगर एक बार ऑलरेडी हो चुका है। तो वो लगातार करते रहें, पूरे महीने में 2-3 बार तो आराम से करें, ताकि आप लास्ट तक कॉन्फिडेंट बने रहें। वरना मैंने बच्चों को ये देखा हुआ है कि पहले मेंस में उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ जाती है तो वो छोड़ देते हैं, मेरे तो सब कुछ आता है, फिर वो केवल कुछ प्रैक्टिस करने लग गए, थ्योरी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बाई चांस आप देखो ही ना, तो वो वाले कॉन्सेप्ट मिस हो सकते हैं, और बिल्कुल लास्ट टाइम में जाके उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो बच्चा पैनिक हो जाता है, फिर उसको समझ में आना बंद हो जाता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इज रिवीजन के लिए, अगर आपका मेंस का रिवीजन करना है सिस्टमैटिक वे में, जिसमें टेस्ट भी हो, डीपीपी भी हो, लेक्चर्स भी हो, तो यू कैन फॉलो आवर चैम्प बैच। और एडवांस के रिवीजन के लिए कैट्स बैच, दोनों ही बैच 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा ये बोनस पॉइंट हो गया कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो सकता है कि अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उन्होंने कुछ जैसे गलतियां की होंगी, या किसी भी रीज़न से उनका अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क ना रहे। जैसे पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि मेरे को गलती समझ में आ गई, मैंने
प्रैक्टिस नहीं की, या फिर मैंने इन चैप्टर को निगलेक्ट कर दिया, या फिर मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, ये गलत सोर्स के पीछे पड़ गए, इस तरह की चीज़ आती है। तो देखो, जो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया वो अब वापस नहीं आने वाला, बट उसकी वजह से हम आगे का टाइम वेस्ट ना करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पॉजिटिव माइंड से ये ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम बाय लिविंग इन द पास्ट, लुक फॉरवर्ड, डू नॉट लुक बिहाइंड। पीछे जो हो गया वो हो गया, उसकी वजह से अपने फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको डिम नहीं करना चाहिए। हमें फुल एनर्जी के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जनवरी में उन्हें, जैसे बोलते हैं, रियलिटी चेक होता है उनका, उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, बट दे शाइन इन सेकेंड अटेम्प्ट एंड एडवांस एग्जामिनेशन। तो वो जब ही होगा जब आप डिसिप्लिन वे में अपने टाइम का फुल्ली यूटिलाइजेशन करोगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आप उस टाइम वेस्ट के ऊपर रो रो के और टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट अ कलमंदी। ये जरूर आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको कॉम्पिटिशन से कोई भी इंक्वायरी है तो यू कैन कॉल एट दिस नंबर @Tetra021। एंड इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, कीप पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट। आपने 1 साल 2 साल या 3 साल मेहनत की होगी, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। किसी भी रीजन से अगर वो अभी तक नहीं मिला है तो दैट डज नॉट मीन कि आगे भी नहीं मिलेगा। यू शुड बी रेजिलियंट, और बिल्कुल लास्ट जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। जो भी आपकी परफॉर्मेंस आई है, अभी अच्छी आई हो बुरी आई हो, इसको एज ए फीडबैक लें और उस फीडबैक पे वर्क करके आगे वाली परफॉर्मेंस को और बेटर किया जा सकता है अगर आप डिसिप्लिन वे में मोटिवेशन के साथ तैयारी करें। आई होप you will shine and you will give your best in the coming examination. All the very best.